नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी है। आप लोगों का बहुत सहयोग भी मिल रहा है, आप वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूर मैं आपसे बताना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये आपसे मुझे रिक्वेस्ट है कि भैया पहले आप इसको ना देखिए, पहले आप जाइए प्लेलिस्ट में, अपनी देव एकेडमी की प्लेलिस्ट खोलिए। वहाँ पर हमने एक टॉपिक बनाया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या बनाया है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इससे पहले लगभग 7-8 वीडियो हो गया होगा, उनको पहले क्रम से आप देखते हुए आइए, तब इसका आप मजा पाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, लगभग 20 से 25 मिनट का हर वीडियो हो रहा है, लेकिन हर वीडियो में हर टॉपिक को हम अलग कर रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक हम लोग महाराष्ट्र का क्रांतिकारी संगठन पढ़े थे, अब हम लोग आ गए हैं बंगाल के क्रांतिकारी संगठन। इसके बाद हम लोग दिल्ली के क्रांतिकारी संगठन, पंजाब के क्रांतिकारी संगठन, फिर विदेशों के क्रांतिकारी संगठन की चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ हम लोग दिल्ली दरबार तक पहुंच चुके हैं। अब हम विश्व युद्ध करवाएंगे और विश्व युद्ध के बाद फिर गांधी युग की शुरुआत हो जाएगी। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद आदि कई आंदोलन की तरफ हम लोग चलेंगे। आइए देखते हैं इसको। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, जो बंगाल में क्रांतिकारी संगठन है भैया, बंगाल एक आपका ऐसा प्रांत है जो क्रांतिकारी संगठनों में अगर सबसे ज्यादा कहीं पे प्रभाव पड़ा है तो वो बंगाल में पड़ा है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत एक समाज द्वारा की गई है, भद्रलोक समाज। पहला प्रश्न आपसे बना कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है, तो आपका विकल्प ढूंढना है आपको, भद्रलोक समाज द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल की पहली क्रांतिकारी संस्था कौन सी थी? अनुशीलन समिति। ध्यान दे लेना, अनुशीलन समिति का प्रारंभिक नाम क्या था? व्यायामशाला। एक व्यायाम मंडल आप पीछे पड़े हो, ये व्यायामशाला है। व्यायाम मंडल कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। और व्यायामशाला कहाँ की है? बंगाल की है। साला बंगाल, साला बंगाल। व्यायामशाला कहाँ की है? बंगाल की है। प्रारंभ में यह संस्था 1902 में स्थापित की गई और इसका नाम क्या हुआ करता था? व्यायामशाला हुआ करता था। इसके संस्थापकों की अगर हम बात करेंगे तो प्रथम मित्रा इसके सचिव भी थे, अध्यक्ष भी थे, मुख्य थे। उसके अलावा पुलिन दास भी थे और सतीश चंद्र बसु थे। व्यायामशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मित्रा ने। व्यायामशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मित्रा ने। बाद में यही व्यायामशाला जो 1902 ईस्वी में बन रही है, 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर के इसका नाम क्या कर दिया? अनुशीलन समिति कर दिया। अनुशीलन समिति क्यों कर दिया गया? अनुशीलन समिति के पीछे ये लॉजिक था कि ये किसी का अनुकरण करती थी। ये क्या करती थी? किसी के अनुकरण पे चलती थी। इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया गया? अनुशीलन समिति कर दिया गया। यानी अनुकरण क्या नाम उनका? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र के बताए गए नियम का अनुसरण करने के कारण, नियम का अनुसरण करने के कारण व्यायामशाला का नाम 1907 में अनुशीलन समिति कर दिया गया। अनुशीलन समिति कर दिया गया। अच्छा, किसने किया भैया? वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। व्यायामशाला नाम से किसने बनवाया था? व्यायामशाला नाम से आपका बनवाया था प्रथम मित्रा ने। शायद आप पूरा सिस्टम आप समझिए। इसके अलावा क्या है? इस संगठन ने कुछ पत्र निकाले, इस संगठन ने कुछ किताबें निकाली, इस संगठन से जुड़े कुछ अन्य राजनीतिक संगठन भी जुड़े। आइए उनकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आगे देखिए, कह रहा है कि 1907 ईस्वी में एक आतंकवादी संगठन चलाते थे। कहने का नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आतंकवादी संगठन कोई कैसे चलाता है। आतंकवादी संगठन का मतलब ये हो गया कि जो वरिंद्र कुमार घोष थे वो क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। तो इन्होंने एक भूमिका बनाई कि जो भी व्यक्ति
हमारे संगठन में जुड़ेगा, अगर कोई अंग्रेज अधिकारी गलत कर रहा है तो उसको हम लोग जान से मार देंगे। मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं थी। इसी वजह से इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, मणिकतुल्ला पार्टी। मणिकतुल्ला पार्टी किसने बनाई थी भैया? आपके वरेंद्र कुमार घोष ने बनाई थी, और ये 1907 ईस्वी में बनाई। और साफ साफ इसका नाम लिखा मिलता है कि आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए वरेंद्र कुमार घोष ने एक मणिकतुल्ला पार्टी कब बनाई थी? 1907 में। ये कौन है वरेंद्र कुमार घोष? ये बंगाल वाले लोग। इस समय कुछ पत्र निकलते थे, संस्था नामक एक पत्र निकलता था, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी निकालते थे इसका। एक वंदे मातरम पत्र, स्टार बनाइए, वंदे मातरम पत्र, स्टार, ट्रिपल स्टार। वंदे मातरम पत्र किसने लिखा? अरविंद घोष ने। और वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला एक युगांतर पत्र निकलता था भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में। दो उस समय पुस्तकें काफी फेमस हुआ करती थी, भवानी मंदिर, ये भी वरेंद्र घोष की थी, और वर्तमान रणनीति, ये भी किसकी थी? वरेंद्र घोष की थी। ये युगांतर पार्टी के ही सदस्य आपके प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस हैं। युगांतर, इन्हीं के नेतृत्व में युगांतर संगठन आगे बन रहा है। इसी युगांतर संगठन के सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस क्या करेंगे? हत्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या करेंगे। फिर इन लोगों को क्या किया जाएगा? फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा अनुशीलन समिति के बारे में एक व्यवस्थित देख लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का उद्देश्य था खून का बदला खून। सोचो, ये क्रांतिकारी संगठन सीधा कह रहा है कि अगर आप हमें ईंट से मारेंगे तो हम पत्थर से मारेंगे, आप हमारे एक व्यक्ति की हत्या करेंगे तो हम दो व्यक्ति की हत्या करेंगे। सीधा कहता है। व्यक्ति को यह संगठन क्या करता है? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक मानसिक रूप से क्या करता था? अंग्रेजों को इनको बच्चों को क्या करता था? तैयार करता था। किस लिए? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। क्या करता था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने को तैयार करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ कहते थे कि अंग्रेजों से डरना नहीं है, अगर अंग्रेज हमारे एक व्यक्ति को मारेंगे तो हम उनके दो व्यक्ति को मारेंगे। इनको बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। बम बनाते थे ये लोग, बम बनाना, सशस्त्र विद्रोह करना। अगर कोई अंग्रेज अधिकारी गलत कर रहा है तो उसका वध करना। ये क्या कहते थे? इसका वध कर दो, वध करना। यानी अंग्रेजों के खिलाफ शारीरिक मानसिक रूप से लोगों को मजबूत करना, उनके खिलाफ निडर बनाना, बम बनाना, शस्त्र चलाना, उसके अलावा वध करना। ऐसे तमाम प्रशिक्षण कौन सी संगठन देती थी? अनुशीलन समिति देती थी। अनुशीलन समिति के अध्यक्ष भी बन रहे हैं कौन? प्रथम मित्रा। और उपाध्यक्ष बनाया गया सीआर दास, चितरंजन दास और अरविंद घोष को। और कोषाध्यक्ष उस समय बने सुरेंद्र नाथ ठाकुर बने। और एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र महिला सदस्य कौन बन रही हैं? आपकी सिस्टर निवेदिता। अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य कौन बनी है? सिस्टर निवेदिता। ध्यान देना, अनुशीलन समिति की एकमात्र महिला सदस्य सिस्टर निवेदिता बनी है। आगे आइए देखते हैं। आइए देखिए, आइए देखिए, कहता है कि मुजफ्फरपुर बमकांड, जो मुजफ्फरपुर में एक बमकांड होता है 1908 ईस्वी में, इस बमकांड को अंजाम कौन देगा? ये कि युगांतर, भूपेंद्र नाथ का आप नाम सुने हैं? भूपेंद्र नाथ एक संगठन चलाते थे, युगांतर समिति। एक संगठन था युगांतर समिति, इनका एक संगठन था युगांतर समिति। तो होता यह है कि भैया उस समय जो डीएम था किंग्सफोर्ड, कलकत्ता का डीएम कौन था? किंग्सफोर्ड। ये क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वो जिन लोगों को पकड़ता था ना, उनके खिलाफ इतनी धाराएं लगा करके जेल के अंदर कर देता था, या उनको इतनी बुरी तरह से मरवाता था कि वो दोबारा क्रांतिकारी जैसे रह ही न जाए। युगांतर समिति ने क्या किया कि भैया का इस डीएम को हमने मार देना है। युगांतर समिति के सदस्यों ने क्या की? एक मीटिंग बुलाई और उस समय का जो डीएम है किंग्सफोर्ड, उसको मारने की योजना बनाई। और ये मारने की जिम्मेदारी दो नए बच्चे लेते हैं, ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। ये किस संगठन के सदस्य हैं? युगांतर समिति के संगठन है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया
कि मारने की जिम्मेदारी ली। अच्छा, ये किंग्सफोर्ड के ऊपर बम मारते हैं भैया, मारते भी क्या करते हैं, किंग्सफोर्ड के ऊपर बम मारते हैं। 1908 की बात है, लेकिन ये किंग्सफोर्ड, इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गया। क्या होता है, ये बच गया। और उसमें मार दिए गए मिस्टर केनेडी, जो भारत के शुभ चिंतक होते थे, उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। इसके अलावा कई अन्य निर्दोष लोग भी मारे गए, है ना। तो मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारे गए, किंग्सफोर्ड बच गए। अब सोचो, जो कलकत्ता का मजिस्ट्रेट है और आप उसको मारने जाते हैं और वो मजिस्ट्रेट बच गया, तो क्या करेगा। आनंद फानन में इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था कर दी कि ये बच्चे भाग नहीं पाए। और बैनी नामक स्टेशन पर इनको पकड़ लिया गया। किस स्टेशन पर, बैनी नामक स्टेशन पर इनको पकड़ लिया गया। बैनी स्टेशन पर आपसे ये प्रश्न बनता है किस स्टेशन पे पकड़े गए, तो बैनी स्टेशन पे इनको पकड़ लिया गया। जब इनको बैनी स्टेशन पे पकड़ लिया गया, तो अब क्या करेंगे, दो ऑप्शन है, या तो ये स्वयं को सरेंडर कर दे, या तो फिर खुद को गोली मार ले। अब इसमें होता क्या है कि जो प्रफुल्ल चाकी हैं भैया, इन्होंने क्या किया, स्वयं को गोली मार ली। कौन, प्रफुल्ल चाकी ने। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, स्वयं को गोली मार ली, स्वयं को गोली मार ली। सोचो भैया, कितनी हिम्मत रखी होगी। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस पकड़े गए, बेचारे पकड़े गए और इनको क्या किया गया, फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई, दे दी गई। 1908 की बात, 1908 में इनको क्या किया गया, फांसी दे दी गई। 18-16 साल के लोग, देश ऐसे नहीं आजाद हुआ। कई अबोध बच्चों ने भी अपनी कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने के लिए। हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब देश के आन बान की बात आ जाए, देश के शान की बात आ जाए, तो हम लोग एक मंच से और ये चीज कह सकें कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो है नहीं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप नारा सुने भी होंगे, आप जरूर कमेंट करके बताएं कि ये किस फिल्म का डायलॉग है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे देखिए, देखिए अब अलीपुर, इसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद भी जैसे हट घटना के बाद एक मुकदमा लिखा जाएगा, उस मुकदमा लिखा गया अलीपुर षड्यंत्र केस। अलीपुर षड्यंत्र केस, एक मुकदमा दायर किया गया अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से। अब होगा क्या कि कई लोगों को पकड़ा जाएगा, कई लोगों को दबोचा जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है, मुजफ्फरपुर बम कांड से। अब इसमें अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलेगा, कई लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये इसी में अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी में आपके कौन है, अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष, वरिंद्र कुमार घोष, इन लोगों को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। अब अंततः होता क्या है कि आपके जो एक वकील साहब थे, एक बड़े वकील का थे, क्या नाम उनका, सीआर दास, सीआर दास। सीआर दास ने इन लोगों के मुकदमे की पैरवी की। अंततः जैसे तैसे करके अरविंद घोष को तो ये छुड़ा लिए, किसको, अरविंद घोष को बरी करवा लिए। इसके बाद अरविंद घोष जब छूटते हैं तो फिर राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहे और इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं भैया, एक घर बना लेते हैं पांडिचेरी में। कहाँ चले गए अरविंद घोष, पांडिचेरी चले गए, पांडिचेरी चले गए और एक आश्रम बना लिया उन्होंने, किस नाम से, ऑरोविले आश्रम। और वहीं पर फिर वो रहने लगे। ये सारे प्रश्न हैं। अरविंद घोष को का सरकारी वकील यानी इनको छुड़वाया कौन था, सीआर दास ने। इसके बाद ये पांडिचेरी चले गए और ऑरोविले आश्रम बना करके वहीं पांडिचेरी में रहने लगे। फिर राजनीति में इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। उसके बाद दूसरी तरफ 1908 में क्या होता है कि ये जो मुजफ्फरपुर बमकांड घटना को अंजाम देती है अनुशीलन समिति, हाँ, अनुशीलन समिति को अवैध घोषित कर दिया गया 1908 में। ये सारे प्रश्न हैं, वैसे वन लाइनर लिखा दे रहे। 1908 में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति को
समिति को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया। तो अनुशीलन समिति को कब अवैध घोषित कर दिया गया? 1908 में ही क्या किया गया? अनुशीलन समिति को अवैध घोषित कर दिया गया। इससे क्या होगा कि ये जो संगठन है धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, मुजफ्फरपुर बमकांड और अलीपुर षड्यंत्र केस, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। कहने का मतलब मुजफ्फरपुर बमकांड से ही आपकी अलीपुर षड्यंत्र केस की घटना जुड़ी हुई है। आगे देखिए, थोड़ा सा और बचा है। एक उसी समय एक घटना और आपसे पूछी जाती है, हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस में एक व्यक्ति का, ये बात है 1910 ईस्वी की, एक व्यक्ति का नाम है आपका जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। एक व्यक्ति का नाम क्या है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। इसका उपनाम है बाघा जतिन। भैया बाघा जतिन के नाम से फेमस है ये, उपनाम इसका क्या है? बाघा जतिन। तो ये जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो कि बाघा जतिन के नाम से फेमस है, ये जो पुलिस कमिश्नर उस समय था शमसुल आलम, शमसुल आलम की क्या कर दी? हत्या कर दी। जो उस समय का हावड़ा का पुलिस कमिश्नर था शमसुल आलम, उस शमसुल आलम की हत्या किसने कर दी? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने कर दी। फिर एक मुकदमा दायर किया गया हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से। किस नाम से मुकदमा चला? हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला। और इसमें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, इसको 1 वर्ष की सजा सुनाई गई। तो आप देखे होंगे कि बाघा जतिन के नाम से कौन जुड़ा है या जाना जाता है? तो बाघा जतिन यानी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। फिर से ओवरव्यू लेते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की बात करेंगे तो व्यायामशाला बनी 1902 में, है ना। फिर बाद में वही अनुशीलन समिति बन गई 1907 ईस्वी में। अनुशीलन समिति के ही संगठन मुजफ्फरपुर बमकांड घटना को अंजाम देंगे, है ना। 37 लोग इसमें, 34 लोग इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। हावड़ा षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलेगा। अरविंद घोष और वरिंद्र कुमार घोष भी इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। सियारदास सरकारी इन लोगों की तरफ से मुकदमा लड़े। जैसे तैसे करके उन्होंने अरविंद घोष को छुड़वाया। अरविंद घोष छूटने के बाद पांडिचेरी चले गए और अरविंद आश्रम बना करके वहीं रहने लगे। दोबारा राजनीति में वो सक्रिय नहीं हुए। मुजफ्फरपुर बमकांड के बाद से ही जुड़े अगली घटना आपकी एक और क्रांतिकारी संगठन उस समय एक्टिव हुआ, हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस में कुछ नहीं होता। जतीन्द्र नामक मुखर्जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है। अकेले उसने ना देखा आओ न ताओ, सीधा पहुंचा कहां? शमसुल आलम के पास, जो कि हावड़ा का कमिश्नर हुआ करता था। उसकी हत्या कर दी। क्या कर दिया? उसकी हत्या क्या? उसका वध कर दिया। जो लोग मारने लायक होते हैं उनको मार दिया जाए तो उनके लिए शब्द, अगर वध शब्द का प्रयोग किया जाए तो कोई गलत नहीं। यानी शमसुल आलम का क्या कर दिया गया? वध कर दिया गया। वध कर दिया गया। इससे यह फायदा हुआ कि कई निर्दोष लोग मारे जाने से बच गए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। और इस आधुनिक इतिहास की मैराथन सीरीज में, ये मैराथन वास्तव वाली मैराथन, ये क्षणिक मैराथन नहीं है कि 4 घंटे में ये कंप्लीट, 5 घंटे में वो कंप्लीट। ये अस्थाई मैराथन है। आप आधुनिक इतिहास की एक लंबी मैराथन देखेंगे जिसमें आप हर टॉपिक को टॉपिक वाइज, हर प्रश्न को व्यवस्थित हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे पता है ये बीपीएससी के साथ साथ अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।